गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सब जैसा कि जान रहे होंगे कि आज इस समय जो हमारा जो पैटर्न चल रहा है वो सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए है। तो बोर्ड एग्जाम के ऊपर एक मेरे मन में एक विचार आ रहा है, एक थॉट आ रहा है कि ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, बीत गया वो जमाना जब दीवाने थे हम। अब कहने का मतलब क्या है बेटा कि बोर्ड का जो हमारे पास प्रेशर होता है ना, ये प्रेशर हमें नहीं लेना है। बोर्ड था होगा अपने आप में बहुत बड़ा चीज, लेकिन हमें क्या करना है, उसे समझना है कि हमें रेगुलर जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमें उसे सही ढंग से, सही नजरिए से और सही तरीके से उसे पूरा करना है। अब इसी चीज को समझने के लिए बेटा एक थॉट आपके दिमाग में यह हमेशा रहना चाहिए कि दो चीजें आपको जीवन में नहीं भूलना चाहिए, एक माता पिता का सम्मान और दूसरा आने की चिंता। आप भविष्य की चिंता मत छोड़ो, आपको भविष्य याद रहना चाहिए कि भविष्य में आप कैसे क्या करोगे। और दूसरी चीज आपको यह समझ में रहना चाहिए कि आपके जो भगवान है ना वो आपके माता पिता है, यानी माता पिता से बढ़ के कोई भगवान नहीं। अगर आपको मेहनत देखनी है तो अपने पिता की मेहनत देखिए, जो आपकी दिन रात मेहनत करके आपको अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा इंसान बनाने का प्रयास करता है। उस मां को देखिए जो दिन रात मेहनत करके आपको आपके आने वाले भविष्य के लिए तैयार करने का प्रयास करती है। आप इन सारी चीजों को जब आप खुद से रियलाइज करेंगे, खुद के साथ, अपने साथ, अपने आप पर इन सारी चीजों को अप्लाई करेंगे, जोड़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि माता पिता ने क्या क्या आपके लिए किया है और आप उनके लिए क्या कर रहे हो। क्या आप सही दिशा में अपने काम को कर रहे हो? क्या आप सही ढंग से अपने आने वाले भविष्य के बारे में आप सोच रहे हो? क्या होता है कि माता पिता तो चाहते हैं कि हमारा बेटा आईएएस बन जाए, पीसीएस बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। क्या बेटा उस हिसाब से मेहनत कर रहा है? मां बाप तो, कुछ मां बाप ऐसे होते हैं रिक्शा चलाते रहते हैं, उनके बच्चे आईएएस बन जाते हैं। कुछ मां बाप ऐसे होते हैं जो आईएएस होते हैं लेकिन उनके बच्चे क्या होते हैं कि बेकार हो जाते हैं। कहने का मतलब यहां पे यह नहीं है कि कुछ मैंने कहा है कि आप 100% की बात कर लो। अब 100% की बात कहीं नहीं होती, क्योंकि यह एक्सेप्शन अर्थ पे है ही नहीं कि 100% कोई चीज हो। अगर 100% किसी को कुछ आ जाए ना, 100%, यानी वो क्या है, परफेक्ट। और परफेक्ट केवल एक ही चीज माना गया है इस यूनिवर्स में, वो क्या है, गॉड। यानी गॉड इज द परफेक्ट। तो बेटा यहां पे आपको ये फिर यही बात समझनी है कि जब आप इन सारे चीजों को अप्लाई करते हो, जैसे ही आप इन सारी चीजों के बारे में समझते हो, तो आपको अपने अंदर बोर्ड में आने वाले पैटर्न को, हर एक कॉन्सेप्ट को समझना है। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग क्या बात करेंगे कि आने वाला जो हमारा बोर्ड एग्जाम है, इस बोर्ड एग्जाम में आप किस पैटर्न से, किस तरीके से तैयारी करो कि आपका जो आने वाला बोर्ड एग्जाम है उसमें आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर पाओ। तो इस तैयारी को करने के लिए आपके बीच केमिया वर्ड की तरफ से मैं अंजनी तिवारी आपके सबके सामने हूं। तो चलिए आज के कॉन्सेप्ट में हमें यही समझना है कि बोर्ड की तैयारी कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर द बोर्ड पेपर्स, द बोर्ड पेपर्स, यानी बोर्ड की तैयारी कैसे करें। बोर्ड परीक्षा की तैयारी आपको करने के लिए कुछ चीजें समझनी है कि आप कैसे बोर्ड परीक्षा की तैयारी करें। तो पहली चीजें आपको याद रखना है कि भाई जैसे आप केमिस्ट्री की बात करते हो, केमिस्ट्री की जैसे ही आप बात करते हो तो यहां पे आपको कुछ चीजें ये समझनी होती हैं कि जब आप तैयारी करने जाते हो तो आप अपने माइंड में एक टाइम टेबल पहले तो सेट कीजिए। क्या सेट कीजिए आप? टाइम टेबल। इस टाइम टेबल में आप मिनिमम पर सब्जेक्ट जो टाइमिंग है वो मिनिमम आप क्या मान के चलिए, 30 मिनट टू 1 आवर। ये बेटा मिनिमम कंडीशन में बात कर रहा हूं कि आप मैक्सिमम कंडीशन इसे मान लो। ये मिनिमम है, आप मैक्सिमम 2 आवर, 3 आवर, 5 आवर जितना आप इसे दे सकते हो
आप दो, तो 30 मिनट टू 1 आवर, ये एक टाइम टेबल बनाओ एक सब्जेक्ट के लिए, पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब इसमें आपको करना क्या है, आपको सबसे पहला काम करना है चैप्टर वाइज रिवीजन। सबसे पहला काम आप क्या कीजिए कि चैप्टर वाइज रिवीजन कीजिए, यानी जो आपके चैप्टर हैं उसको पहले आप पूरी तरीके से अच्छे ढंग से एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ लिए। जैसे ही आप पढ़िए, फिर सेकंड पॉइंट आपको क्या करना है, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन्हें आप क्या कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। थर्ड, मार्क ऑल बेसिक एंड इंपॉर्टेंट थ्योरीज एंड फॉर्मूला। आप क्या मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट थ्योरी और फॉर्मूला को, यानी जो इंपॉर्टेंट थ्योरी और फॉर्मूला है इनको आपको क्या कर देना है, मार्क कर लेना है कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, इनको जानिए। अब इंपॉर्टेंट आप पहचानेंगे कैसे, आपको ये भी तो ध्यान देना है कि इंपॉर्टेंट आप पहचानेंगे कैसे। इस चीज के लिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जानने के लिए आपको क्या ध्यान देना है, सबसे पहला काम यहां पे आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर। क्या करना है बेटा आपको, प्रीवियस ईयर पेपर, जिसे हम लोग और क्या कहते हैं बेटा, अनसॉल्व्ड पेपर। क्या करेंगे बेटा, अनसॉल्व्ड पेपर। अब इस अनसॉल्व्ड पेपर में हमें यह देखना है मैक्सिमम टाइम आस्क्ड क्वेश्चंस। क्या ध्यान देना है कि मैक्सिमम टाइम कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके बारे में आपको ध्यान देना है। सेकंड थिंग, यहां पे आपको क्या ध्यान देना होगा प्रीवियस ईयर पेपर में, हाउ मेनी मार्क्स अपकमिंग बाय चैप्टर, यानी उस चैप्टर से कितने मार्क्स एग्जाम में आ रहे हैं, यह भी आपको ध्यान देना होगा। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर कर लेते हैं, फिर आपको क्या करना होगा, सॉल्व्ड पेपर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन फॉर्म में हम लोग कहते हैं क्वेश्चन बैंक। यानी अब जैसे ही आप अनसॉल्व सॉल्व कर लो, फिर आप क्या देखो, क्वेश्चन बैंक। अब जैसे ही आप क्वेश्चन बैंक देखेंगे, तो क्वेश्चन बैंक में आप देखेंगे कि भाई आपको 4 टाइप के क्या दिया जाएगा, क्वेश्चन पैटर्न। अगर फिजिकल है तो 5 टाइप का मिलेगा। पहला तो आपको मिलेगा कि एमसीक्यूज रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सेकेंड वन क्या रहेगा आपका, वेरी शॉर्ट रहेगा। थर्ड वन आपका क्या रहेगा, शॉर्ट रहेगा। फोर्थ वन क्या रहेगा, लॉन्ग रहेगा। ये तो किसके लिए होता है, यूपी बोर्ड। लेकिन जब आप सीबीएसई बोर्ड में जाते हो तो यहां पे एक एडिशनल थिंग्स आपको यहां पे याद रखना है, एमसीक्यू रहेगा ही रहेगा, वेरी शॉर्ट रहेगा ही रहेगा, शॉर्ट ये भी तो रहेगा, साथ में क्या रहेगा, लॉन्ग। फिर हमारा क्या रहेगा यहां पे, असर्शन एंड रीजन, असर्शन एंड रीजन। और फिर क्या रहेगा बेटा, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, उसके बेस में आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन करना होगा। यह किसके लिए होता है, सीबीएसई एंड आईसीएसई। यह जनरली किसके लिए है, यूपी बोर्ड। लेकिन इसके अलावा यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपके फिजिकल
पोर्शन से पूछता है, फिजिकल केमिस्ट्री से पूछता है, वो क्या होता है, न्यूमेरिकल्स। यानी आपको न्यूमेरिकल्स भी क्या करने होंगे, सॉल्व करने होंगे। और सिमिलर कॉन्सेप्ट यहां पे भी आपको क्या ध्यान देना है, न्यूमेरिकल्स। अब जैसे ही आप ये इतने कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर आपको क्या ध्यान देना है कि जैसे ही आप ये कर लेते हैं तो आपको क्या करना है कि आपने क्या कर लिया, प्रीवियस ईयर पेपर कर लिया, या जिसे हम और क्या लिख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके बाद आपने क्या कर लिया, सॉल्व पेपर या क्वेश्चन बैंक आपने कर लिया। जैसे ही आपने कर लिया तो आपको पता चल गया कि इस चैप्टर से इतने मार्क्स हैं। फिर आपको क्या करना है कि ऐसे क्वेश्चन देखने हैं कि जो पहले तो ईयरली कॉन्सेप्ट में आ रहे हैं। ईयरली कॉन्सेप्ट कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लेते हैं जो 2022 में आया, इसके बाद कब आ गया, 2023, तो इसके चांस क्या होते हैं, थोड़े से ज्यादा होते हैं कि ये 2024 में भी आ सकता है। एक होता है अल्टरनेट ईयर कॉन्सेप्ट, कि जो अल्टरनेट ईयर पे आते हुए आपको मिलेगा। आपको मिलेगा कि एक आया 2017 में आया है ना, तो दोबारा वो आएगा 19 में, फिर 21, फिर 23, ऐसे एक कॉन्सेप्ट आता है। फिर ये क्या होगा कि इसके आने के चांस किस में ज्यादा बनते हैं, 25 में, लेकिन ये भी क्या होता है, पूछा जा सकता है। ये बात क्लियर। फिर इसके बाद आपको क्या ध्यान देना होगा, रेगुलर कॉन्सेप्ट्स। रेगुलर कॉन्सेप्ट्स किस पे हम बेस करते हैं कि जो लगातार पूछे जा रहे हैं। अब ये तो ईयरली कॉन्सेप्ट अलग है कि भाई दो तीन ईयर के गैप एक साथ जो कॉन्सेप्ट है वो एक साथ आते हैं, जैसे 22, 23, 24 ऐसे आएगा। एक होता है रेगुलर कॉन्सेप्ट जो क्या करेगा, जैसे मान लेते हैं 2014 में आया तो 2015, 16, 17, 18, 19 ऐसे ये रेगुलर आ रहे हैं, तो इन्हें आपको ध्यान देना होगा। और जैसे ही आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान दे लेंगे, ईयरली, अल्टरनेट, रेगुलर, फिर आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान देना है, इर्रेगुलर। और जब आप इर्रेगुलर कॉन्सेप्ट के बारे में समझोगे तो आप देखोगे कि जो 2015 में आया उसके बाद ये मान लेते हैं 2020 में आया, 5 साल के गैप पर। फिर ये 5 साल के गैप पर किस में आएगा, 2025। यानी ऐसे आपको क्वेश्चन भी डिसाइड करने हैं कि किस पैटर्न के क्वेश्चन किस ईयर में आ रहे हैं। ये बात क्लियर। अब जैसे ही आप एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में समझ लेंगे, फिर आपको क्या करना है, टाइम शेड्यूल करना है कि भाई आप टाइम कैसे सेट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि जब आप एमसीक्यू की बात करेंगे, किसके लिए, एमसीक्यूज, तो एमसीक्यूज आपके पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में और आपके अनसॉल्व में या क्वेश्चन बैंक में। प्रीवियस ईयर में आप जैसे 1000 या जैसे 2023 आपने लिया प्रीवियस ईयर, तो इसमें आप देखेंगे 7 सेट होते हैं। कितने सेट मिलेंगे आपको, 7 सेट। 7 सेट में क्या होता है कि 6 क्या होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं। तो 6 एमसीक्यू होगा तो क्या हो जाएगा, 7 6 42 एमसीक्यू। अब इसमें आपको ये एमसीक्यू सॉल्व करने होंगे। अब जब आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन बैंक में एक चैप्टर में मैक्सिमम 20 एमसीक्यू दिए जाते हैं। अब आप जब यहां में मैच कराओगे तो 42 में नियर अबाउट 4 to 5 ये क्या होगा, एक चैप्टर से बिलोंग करेगा, यानी सिंगल चैप्टर। और 20 एमसीक्यू भी किससे बिलोंग करेगा, सिंगल चैप्टर से। तो आपने क्या किया कि मैक्सिमम 24 to 25 एमसीक्यू सॉल्व किया। अब जिसमें अगर आपका फिजिकल पोर्शन है तो वहां पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा, तो वहां आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा।
लेकिन आप दिमाग में यह बैठा लीजिए कि मैक्सिमम आपको यहां पे न्यूमेरिकल पोर्शन में या एमसीक्यू में आपको मैक्सिमम जो टाइम यहां पे ऑक्यूपाई करना है, स्पेंड करना है, वो टाइम 30 मिनट से ज्यादा ना होने पाए। यानी 30 मिनट के अंदर ही आपको क्या कर लेना है, इसके एमसीक्यू प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना है। जब आप एमसीक्यू प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या करना होगा, वेरी शॉर्ट, जो कि जनरली क्या होता है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो भाई इसमें आपको थ्योरी याद रहनी चाहिए कि भाई किस टॉपिक से कौन कौन सी थ्योरी ज्यादा पूछी जा रही है, और इजिली इसे आपको याद रखना होगा, समझना होगा। साथ ही साथ यहां पे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिए जाएंगे, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो मैक्सिमम एक चैप्टर से एक आपको क्या मिलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में वन ही आपको क्या मिलता है, क्वेश्चन मिलता है। लेकिन जो क्वेश्चन बैंक आप सॉल्व करोगे तो यहां भी 10 to 15, 10 से 15 मिलेगा। लेकिन 1 मार्क्स के कंडीशन है, तो इनको भी बेटा आपको क्या करना है, मैक्सिमम 30 मिनट टाइम देना है। यानी टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड नहीं करना है, आपको बर्बाद नहीं करना है, टाइम मैनेजमेंट सीखना है। और टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, जब आप एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से करोगे। फिर जब आप शॉर्ट में आओगे बेटा, तो शॉर्ट में आपको सारी चीजें रहेंगी, थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल एज वेल एज डेरिवेशन। यानी आपको यहां न्यूमेरिकल भी करना है, थ्योरी भी करना है, डेरिवेशन भी करना है, तीनों कॉन्सेप्ट रहेंगे। तो यहां पे भी आपको क्या करना है, टाइम बचाना है। क्योंकि अभी आपके पास 2 और पैटर्न है, एक शॉर्ट है, दूसरा लॉन्ग है। इसमें भी आपको मैक्सिमम 30 to 45 मिनट ऑक्यूपाई कराना है, इससे ज्यादा नहीं। अब ऐसे ही बेटा जब आप शॉर्ट टाइप 2 की बात करोगे, किसकी बात करोगे, शॉर्ट टाइप 2, तो यहां पे भी आपको बोर्ड में आप जैसे ही जाओ तो वहां पे भी आपको क्या करना है, मैक्सिमम 30 मिनट ही क्या करना है, टाइम स्पेंड करना है। ज्यादा आपको टाइम स्पेंड नहीं करना है, क्योंकि आप जैसे ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे आपका प्रॉब्लम सामने आने लगेगा कि भाई ये हमारा छूट रहा है, वो छूट रहा है। तो अब लॉन्ग के लिए आप मैक्सिमम क्या दे सकते हो, 1 आवर। अब सिंपल सी बात कर रहे हैं कि आप बोर्ड में गए, बोर्ड में 2024 आप गए यहां, तो आपको क्या मिला कि भाई एमसीक्यू मिला, वेरी शॉर्ट, टाइप 1, शॉर्ट टाइप 2, लॉन्ग टाइप 1, लॉन्ग टाइप 2, and next what happen when and naming reaction। अब ये आपके कॉन्सेप्ट होते हैं, 7 कॉन्सेप्ट जो आपसे पूछे जाते हैं। अब इसमें आपको क्या ध्यान देना है, इसको आप मैक्सिमम 5 मिनट टाइम दीजिए, इसको आप 15 मिनट यहां पर, इन दोनों को मिलाकर आप दे सकते हैं बेटा 30 मिनट टाइम। कितना दे सकते हैं, 30 मिनट। इन दोनों को मिलाकर बेटा आप दे सकते हैं 1 आवर 30 मिनट। कितना दे सकते हैं, 1 आवर 30 मिनट। और इन दोनों को मिला के आप कितना दे सकते हैं, 10 to 25 मिनट। अब जब आप इसे कैलकुलेट करोगे ना बेटा, तो क्या जाएगा, 3 आवर टू 3 आवर 15 मिनट। क्या जाएगा, 3 आवर टू 3 आवर 15 मिनट। यानी इतने टाइम में आप अपने बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो बेटा इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप सबने आज जो मैंने आपको टाइम सेट करना आपको बताया कि आप कैसे अपने स्टडी टाइम को अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग सेट कर लो, अपने बोर्ड के अकॉर्डिंग उसे बैलेंस कर लो, तो ये आपको समझ में आया होगा।
तो इसी उम्मीद आशा के साथ कि आप सब हर एक कॉन्सेप्ट को समझते होंगे, हर एक चीजों को फॉलो करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।